हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेरीना हाजिर हूँ आज आपके लिए फिर एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जानते हैं बीएड की क्लासेस ही हमारी चल रही हैं और आज जो टॉपिक है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है उससे है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम इसके जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीनिंग देखेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके उद्देश्य देखेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में विद्यालय संगठन कहते हैं, तो वो देखेंगे हम। और आज हम इन दोनों पॉइंट को जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे, मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट से टॉपिक हैं, आपको पता होगा, आपके पास सिलेबस होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अपना जो मीनिंग है विद्यालय संगठन का, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का, वो देखते हैं। विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा। वर्तमान युग की शैक्षिक आवश्यकता विद्यालय संगठन है। विद्यालय संगठन एक ऐसा ढांचा अथवा संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधान अध्यापक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक, कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्ति विद्यालय के कार्यों को मिलजुल कर चलाते हैं। ठीक है, क्या बोला कि ऐसा संगठन है विद्यालय संगठन जिसमें सभी लोग, जैसे कि चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, प्रिंसिपल हो, ऑब्जर्वर हो या फिर और बाकी अदर कर्मचारी हों, सभी जो है मिलजुल कर इसको चलाते हैं। और ये जो शैक्षिक जो हमारा आज का युग चल रहा है जिसमें हर कोई पढ़ना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो दी जा रही है, तो उसमें ऐसे में जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि इतने सारे लोगों की जो पढ़ने की जिज्ञासा है उसको अच्छी तरह फुलफिल किया जा सके। ठीक है, और उपलब्ध भौतिक संसाधन जैसे कि भवन, पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा क्षेत्र, प्रयोगशाला, श्रव्य दृश्य साधन आदि, ये आप समझ ही गए होंगे। यानी कि ये सब चीज़ें आप जानते हैं क्या हैं, लाइब्रेरी, हॉल और जैसे कि वीडियो का अरेंजमेंट और खेलने के लिए बच्चों के लिए वो सारी जगहें और लैब्स वगैरह जिनमें प्रयोग, वो सारी चीज़ें, जितने भी भौतिक संसाधन हैं वो सब भी, एवं मानवीय संसाधन जैसे कि शिक्षक, छात्र, कर्मचारी आदि की समुचित व्यवस्था करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कराते हैं। ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, भौतिक संसाधन जैसे कि भवन, पुस्तकालय वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, और मानवीय संसाधन जैसे टीचर, स्टूडेंट्स और कर्मचारी, उन सब को क्या करते हैं, सही तरीके से अरेंज करते हैं, उनकी समुचित व्यवस्था करते हैं और ऐसा करके जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति जो है वो हमें करवाते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को विद्यालय संगठन कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, इसका मीनिंग अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं इनसे रिलेटेड। पहली जो डेफिनेशन है वो आर्थर बी मोल की है, जैसे कि आप आपके सामने देख रहे हैं आर्थर बी मोल। आर्थर बी मोल के अनुसार संगठन यानी स्कूल संगठन, विद्यालय संगठन कार्य करने की मशीन है। क्या है, कार्य करने की मशीन है जिससे पुर्जों के रूप में व्यक्ति, उपकरण, विचार, प्रत्यय, प्रतीक, नियम, सिद्धांत स्वतंत्र होकर तथा मिश्रित रूप में कार्य करते हैं। तो ये समझने वाली बात है, ये सब क्या है, अपना इंडिविजुअल रोल भी प्ले करते हैं और क्या है, मिलजुल कर भी काम करते हैं, मिश्रित कार्य भी करते हैं। तो इस तरह से जो है विद्यालय संगठन क्या है, वो एक मशीन की तरह है जिसमें हर पुर्जा अपना इंडिपेंडेंट रोल भी प्ले कर रहा है और वो मशीन में मिलकर भी एक दूसरे से मिश्रित होकर भी अपना अपना कार्य जो है वो मिलकर भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टी पॉल वर्गीज। तो टी पॉल वर्गीज के शब्दों में देखते हैं उन्होंने क्या परिभाषा दी है। टी पॉल वर्गीज ने विद्यालय संगठन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। उचित वर्गीकरण यानी सबको जो है सही तरीके से वर्गीकरण करना, कैटेगराइज करना, तथा श्रम का उचित विभाजन करना, यानी कि जो भी लोग हमारे पास हैं उनका विभाजन, उनका श्रम का विभाजन जो है वो सही तरीके से करना कि कौन सा इंसान जो है वो कौन सा कार्य करेगा, किस समय पर करेगा और कितनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, उसका जो श्रम का विभाजन है वो शिक्षक का कक्षा के साथ, कक्षा का कमरे के साथ, छात्रों का पाठ्य विषयों और शिक्षण पद्धतियों के साथ समायोजन होना, ठीक है, इन सब का एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना तथा समय का उचित विभाजन होना आदि ऐसी बातें हैं जो विद्यालय का संगठित स्वरूप बनाने में सहायक हैं। तो ओवरऑल जो एक विद्यालय होता है उसका जो संगठित स्वरूप है उस सब को बनाने में जो सहायक रोल प्ले करता है वो विद्यालय संगठन करता है, क्योंकि वो सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट कर रहा है, टाइम का मैनेजमेंट देख रहा है, श्रम का उचित विभाजन कर रहा है। तो इन सबको मिलके जो क्या होता है, एक जो विद्यालय का जो संगठित स्वरूप है वो बनता है, ठीक है। तो इस तरह हम विद्यालय संगठन को समझ सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि विद्यालय संगठन के अंतर्गत विद्यालय से जुड़े कर्मचारी एवं उपकरण आदि के कार्यों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक अंग एक दूसरे का पूरक बन जाए, यानी हर अंग क्या है, एक दूसरे को कंप्लीट करे और अपने उत्तरदायित्व का उचित प्रकार निर्वाह करने में समर्थ हो सके। और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जैसे टीचर की, स्टूडेंट्स की, प्रिंसिपल्स की, जितने भी लोग वहाँ पे कार्य करते हैं उन सब की, वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छी तरीके से पूरी कर पाएँ, अच्छी तरीके से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएँ, उसमें जो है ये सिस्टम समर्थ उनको क्या करता है, उनको समर्थ बनाता है, उनकी हेल्प करता है तथा विद्यालयी शिक्षा सार्थक एवं बालक के लिए जीवनोपयोगी बन सके। और क्या होता है इससे, जो विद्यालय की शिक्षा है वो कैसी बन सके, सार्थक यानी सही शिक्षा बन सके, और वो बालकों के लिए कैसी हो, जीवन उपयोगी बन सके। यानी ये नहीं कि बस पढ़ने जा रहे हैं, बस ठीक है हाँ पढ़ाई कर ली, नहीं, वो जो पढ़ें वो वाकई उनके काम आए, वो उनकी लाइफ में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे और जीवन उपयोगी हो। तो ऐसी शिक्षा जो है वो तब मिल पाती है जब विद्यालय संगठन इस तरीके की समुचित व्यवस्था जो है वो करता है, जहाँ सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं और अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। और ये सब कब होता है, जब विद्यालय संगठन अपना कार्य जो है पूरा वो अरेंज करता है, एडजस्टमेंट्स करता है ना, अरेंजमेंट्स करता है तब, ठीक है। तो इस तरह जो है हमें ये क्लियर हो गया कि विद्यालय संगठन क्या है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं विद्यालय संगठन को समझने के बाद, कि जो स्कूल का गठन होता है इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या हैं, ठीक है। स्कूल गठन के उद्देश्य व लक्ष्य, इसको आप विद्यालय संगठन भी कह सकते हैं। विद्यालय संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं उनको हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा उचित परंपरा का निर्वाह करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपको देखते ही समझ में आ रहा है, सुनते ही समझ में आ रहा है। उचित परंपरा यानी कि हमारे जो समाज है उसमें जो उचित परंपरा है उसको उसका निर्वाह करना इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे विद्यालय संगठन का निर्माण निर्धारित उद्देश्यों एवं परंपराओं का निर्वाह करने के लिए होता है। इस हेतु विद्यालय में विविध कार्यक्रम यथा ईश वहना यानी कि जो प्रार्थना होती है, समाचार वाचन, अनमोल वचन, कक्षा उपस्थिति, कार्यकर्ताओं का समय और उसका पालन करना आदि का संचालन नियम पूर्वक और नियमित रूप से होना चाहिए। तो क्या है, ये क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य ये है कि जो स्कूल है उसमें जो उचित परंपरा का निर्वाह हो। उचित परंपरा का निर्वाह से मतलब है कि उसमें जो ईशवाना है, समाचार वाचन है, अनमोल वचन है, कक्षा उपस्थिति है, कार्यकर्ता हैं, वो उन सब का जो है कार्य सब टाइम के अकॉर्डिंग हो और सही तरीके से हो, नियम पूर्वक हो। इन सबको क्या करना, इन सबको जो है आप कह सकते हैं अरेंज करना, समय और उसका पालन करना आदि का संचालन नियम पूर्वक और नियमित रूप से होना चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य रहता है। इससे विद्यालय का वातावरण शांत और अनुकरणीय बना रहता है।
क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें जो हैं सही तरीके से होती हैं तो विद्यालय का जो माहौल है, उसका जो वातावरण है वो शांत और अनुकरणीय बना रहता है, अच्छा रहता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का सर्वांगीण मतलब यानी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये इसका एक उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है। विद्यालय संगठन इस कार्य की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री यानी जो कुछ भी चीज़ें चाहिए उसके लिए शैक्षिक सामग्री, साधन व उपकरण आदि की व्यवस्था करता है। इनके प्रयोग से शिक्षक बालक को यथाशक्ति ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। ठीक है, उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं और उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास करके सब अंगों को सबल बनाते हैं, अर्थात उनका विकास करते हैं। तो क्या है, उन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करके वो क्या करते हैं, उनका विकास करते हैं, जिससे कि उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये भी इसका एक अहम उद्देश्य है। विद्यालय संगठन उन्हीं तथ्यों, परंपराओं, नवीनता और आधुनिकता का निर्वाह करता है जो समाज की कसौटी पर खरे उतरते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करते हैं, है ना। क्या करता है, जैसे कि बताया, विद्यालय संगठन जो है उन्हीं तथ्यों और परंपराओं और नवीनता और आधुनिकता का निर्वाह करता है यानी चलाता है जो समाज की कसौटी पर खरे उतरे हैं, यानी कि जो साबित हो चुके हैं कि ये जो है समाज के लिए सही है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करते हैं, यानी समाज की जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में सहायता करते हैं। वैसे परंपराओं और तथ्यों का ही जो है वो निर्वाह करता है। यद्यपि समाज की आवश्यकताओं का स्वरूप भी बदलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही जैसी नीड रहेगी, एक ही जैसी आवश्यकता रहेगी, वो भी बदलती रहती है। इसलिए विद्यालय संगठन में भी बदलाव आना चाहिए, यानी कि समय के साथ उस पर भी चेंज होना चाहिए, अर्थात आवश्यकता अनुसार इसमें लचीलापन होना चाहिए, किसी प्रकार की कठोरता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह विकास में बाधक बन सकता है। तो क्या है कि अगर ये लचीला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जब चेंज की ज़रूरत होगी वो चेंज नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा, ये जो विकास है वो कैसा हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो उस तरीके से जो है ये बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है लचीला होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा पॉइंट है, आपको पढ़ने में ही, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। तो स्कूल मैनेजमेंट जो है ये भी देखता है कि प्रत्येक अंग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, है ना, सहयोग के साथ काम करें। विद्यालय संगठन प्रत्येक अंग को इस प्रकार समन्वित करता है ताकि सब मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से प्रेम पूर्वक कार्य करें। इससे विद्यालय की उन्नति होती है और उसका स्तर ऊंचा उठता है, जबकि वैमनस्य, मनमुटाव, असहयोग की भावना से कार्य बाधित होता है। भाई अगर एक दूसरे में मनमुटाव रहेगा और वो फिर एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग की भावना होगी, तो कार्य तो बाधित होगा ना, फिर कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और विद्यालय का विकास रुक जाता है। जब ऐसा होता है तो विद्यालय का विकास रुक जाता है। ऐसी स्थिति को दूर कर प्रेम का वातावरण बनाना विद्यालय संगठन की विशेषता है। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता है कि ये जो है विद्यालय में प्रेम पूर्वक यानी कि शांति का और प्रेम का माहौल जो है वो बनाए रखता है, एनवायरनमेंट को लाइट रखता है, जिससे कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है सहयोग करें, मिलजुल कर काम अच्छी तरीके से करें और विद्यालय का जो मकसद है उच्च शिक्षा प्रदान करना, जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, उसको प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है जनतंत्रीय भावना का विकास करना। जनतंत्रीय यानी कि लोकतांत्रिक। जनतंत्रीय भावना क्या होती है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा और न्याय, ये जो है जनतांत्रिक भावना होती हैं। तो इनका विकास करना।
विद्यालय संगठन जनतंत्र के आधार स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की भावना का विकास करता है ताकि पक्षपात रहित शिक्षा बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो सके। विद्यालय से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आदि सभी निष्पक्ष न्याय के अनुसार उदारतापूर्वक शैक्षणिक अवसर प्रदान कर इस भावना को सुदृढ़ बना सकते हैं। भाई अगर सब निष्पक्ष होकर काम करेंगे और निष्पक्ष न्याय के अनुसार जो है उदारतापूर्वक शैक्षणिक अवसर जो है सबको प्रदान करेंगे तो ये जो है कार्य जब निष्पक्ष न्याय के अनुसार उदारतापूर्वक शैक्षणिक अवसर प्रदान होंगे तो क्या होगा, जो हमारी जो जनतांत्रिक भावना है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, है ना, और बालक के विकास में सहायक बन सकते हैं। एक बार फिर पढ़ती हूँ आपके लिए। विद्यालय से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आदि सभी निष्पक्ष न्याय के अनुसार उदारतापूर्वक शैक्षणिक अवसर प्रदान कर इस भावना को सुदृढ़ बना सकते हैं, यानी और भी मजबूत बना सकते हैं और बालक के विकास में सहायक बन सकते हैं, है ना। फिर बच्चा भी तो तभी तो सब अच्छी चीज़ें सीखेगा कि जब वो खुद देखेगा कि हमारे विद्यालय में जो है जनतांत्रिक भावना है, जनतांत्रिक भावना का जो है विकास हो रहा है, तो वो चीज़ बच्चों के अंदर भी आएगी। बच्चे जो है भली भांति अच्छी तरीके से इन मूल्यों को जो है अपने अंदर भी लाएंगे और सीखेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका 6 पॉइंट देखेंगे। चलिए तो अब देखते हैं इसका 6 पॉइंट। रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीज़ों को जो है बढ़ावा देना, क्रिएटिव सोच को, क्रिएटिव काम को बढ़ावा देना। तो उसके बारे में भी ये अपना उद्देश्य रखता है कि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। तो चलिए जानते हैं कैसे। विद्यालय संगठन के द्वारा रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वित करना और कार्य अनुभव से संबंधित कार्य करने से विद्यालय की प्रतिष्ठा के साथ उसका स्तर भी ऊंचा उठता है। प्रतिष्ठा तो बढ़ती है और उसका स्तर जो है, यानी कि उसका जो मान लीजिए कि स्तर ऊंचा उठना आप समझते ही होंगे, इसको मैं समझती हूँ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वाचनालय, खेल का मैदान, अवकाश के समय की सदुपयोग की व्यवस्था, पेयजल, जलपान, पूछताछ आदि का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो सके और विकास का स्तर ऊंचा उठाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको जो भी चीज़ें अभी ऊपर बताई, आपको अभी जो मैंने चीज़ें गिनाई, जैसे कि वाचनालय, खेल का मैदान, अवकाश के समय के सदुपयोग की व्यवस्था, पेयजल, जलपान, पूछताछ आदि का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो सके, तो इस सब से क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें, ये सारा सिस्टम जो है सही तरीके से काम करता है तो जाहिर सी बात है जो विद्यालय का कार्य है वो सही प्रकार होता है, उसका जो उसकी जो गतिविधि हैं वो सही तरीके से जो है चलती है और किसी भी तरीके की जो है असुविधा नहीं होती है। अब जाहिर सी बात है बच्चों के लिए सही पेयजल नहीं होगा तो असुविधा होगी, और अगर बच्चों के लिए जो खेल का मैदान है वो ठीक नहीं होगा तो असुविधा होगी। बच्चों की छुट्टी का जो है सही तरीके से उसका प्लान नहीं किया जाएगा कि छुट्टियों में बच्चे जो है अपने टाइम का कैसे सही तरीके से उपयोग करें, उनको काम जो होम असाइनमेंट देने हैं वो सब प्लान अगर सही तरीके से नहीं होंगे तो बच्चे तो फिर छुट्टियों के समय जो है सारा समय जो है वो ख़राब करेंगे। तो उससे क्या है, बच्चों में जो सुधार होना है वो सुधार नहीं हो पाएगा, उनकी लर्निंग हैबिट्स जो है वो ख़राब होंगी। तो ये सारे मैनेजमेंट जब होते हैं अच्छी तरीके से तो क्या होता है, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से होने से क्या होता है, जो आप कह सकते हैं कि जो विद्यालय का जो उद्देश्य हैं वो सही तरीके से उसके उद्देश्य जो हैं वो अचीव होते हैं, उनमें किसी तरीके की असुविधा नहीं होती है ना। फिर एक लाइन और आई थी बाद में, वो ये थी कि साथ ही सही कार्य विभाजन किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्य का विभाजन जो है वो सही तरीके से किया जाए ताकि भली भांति उद्देश्य पूरे हो सके, तभी जाके जो है उद्देश्य सही तरीके से पूरे होंगे। तो यहाँ जो है हमारा 6th पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 7th पॉइंट की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने 7th पॉइंट पे, आदर्शवादी परंपराओं एवं गुणों का विकास करना।
तो आदर्शवादी परंपराओं एवं गुणों का विकास करना, पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि जो आदर्श की चीज़ें हैं, आदर्श की चीज़ें क्या हैं? नैतिकता, सदाचार, ईमानदारी, इस तरह की परंपराओं का, गुणों का विकास करना, ये भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है और उसका उद्देश्य होता है। विद्यालय संगठन का उद्देश्य ऐसी परंपराएं, आदर्श एवं गुणों का आधार बनाना है जिनके प्रयोग से विद्यालय के कार्यकर्ताओं में नैतिकता, सरकार कल्याण और सदाचार का विकास हो। यानी कि जो विद्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं, जब उनमें ये अच्छी आदर्श वाली क्वालिटीज़ होंगी तभी तो वो आदर्श के साथ काम करेंगे। तो उनमें जो है इस तरह की चीज़ों को पैदा करना, उनमें इसका आधार बनाना, ये भी विद्यालय संगठन का कार्य होता है। और प्रत्येक व्यक्ति सत्य, प्रेम और ईमानदारी को जीवन का अंग समझने लगे, स्वयं को इस आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सके, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो इस तरह जो है हमने अब तक जो है 7 पॉइंट जो है डिस्कस किए हैं। 7 के 7 पॉइंट जो है एक तरीके से कोशिश इनमें ये है, हम पॉइंट्स जो हैं हमें वो ये बताते हैं कि जो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे उद्देश्य रखता है और उन उद्देश्यों को पूरा करता है और पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, शैक्षणिक व्यवस्था जो है हमारी वो बेहतरीन तरीके से विद्यालयों में चलती है और बच्चे जो हैं वो बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और उसमें कोई बाधा नहीं आती और उसमें जो है किसी तरह की असुविधा नहीं होती और ये लक्ष्य जो है वो आसानी से अचीव, जो विद्यालय है अपने लक्ष्य आसानी से अचीव कर पाता है जब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ये सारे काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस भी हम इसका देख लेते हैं। उपर्युक्त तथा अग्रलिखित तमाम उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य बालकों को उपयोगी शिक्षा प्रदान करना है। इस हेतु संगठन प्रत्येक अंग को सक्रिय बनाता है। यही करता है ना, हर अंग को सक्रिय बनाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो उसके भौतिक संसाधन हो, हर चीज़ को जो है वो सक्रिय बनाता है। भौतिक संसाधन आप कहेंगे सक्रिय कैसे हो सकते हैं? सक्रिय मतलब कि उनको एक्टिव रखना, वहाँ पे बच्चे उनका सही तरीके से यूज़ करें, वो वेल मेंटेन हो, है ना, ये इस तरीके से। और विद्यालय स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। और विद्यालय का स्तर क्या करता है? ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। यानी कि अगर आज वो सी लेवल पे है तो वो ए लेवल पे, बल्कि उससे भी ऊंचे लेवल पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, है ना। तथा प्रयत्न करता है कि समाज में उसका स्थान गौरवपूर्ण बने। और समाज में उसका स्थान कैसा हो? गौरवपूर्ण हो। तो गौरवपूर्ण स्थान होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हमारे बच्चे भी तो गौरवपूर्ण तभी बनेंगे, तभी तो उनको गौरवपूर्ण जो है शिक्षा मिलेगी और समाज के लोग जो है उससे प्रसन्न होंगे। और जाहिर सी बात है, एक अच्छा स्थान स्कूल का होना ही चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए स्कूल का। और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा एडमिशन हो, बल्कि इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हर एक बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूरी है, हर परिवार के विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और अच्छी तरह समझ भी आया होगा। तो इसी के साथ जो है मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप तक आपने वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।